नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है विशेषण। स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार, प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार और तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार कितने हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आजकल जो है पैटर्न थोड़ा बदल गया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है। वैसे पहले यही पूछा जाता था परिमाणवाची विशेषण का एग्जाम्पल बताओ, गुणवाची विशेषण का एग्जाम्पल बताओ, लेकिन वर्तमान समय में अब थोड़ा पैटर्न बदल गया है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट डाले जा रहे हैं। तुलना की अवस्थाएं कितनी हैं, अवस्थाओं के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं, उत्तम अवस्था कौन सी है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की। विशेषण होता क्या है? तो टॉपिक का नाम है आज का हमारा, वो है विशेषण। विशेषण क्या होता है? अगर हम विशेषण की परिभाषा की तरफ जाएं तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं इस चीज को। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अर्थात ऐसा कोई शब्द होगा जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा कि उनकी विशेषता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले विशेषण को समझने से पहले आप लोगों को दो चीजों का पता होना चाहिए, एक विशेषण और दूसरा विशेष्य। देखो, पहला है आपके पास विशेषण, दूसरा है आपके पास विशेष्य। विशेषण कौन सा शब्द होता है और विशेष्य कौन सा शब्द होता है? कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है वाक्य में विशेषण शब्द छांटिए, कई बार ये भी पूछा जाता है वाक्य में विशेष्य शब्द छांटिए। तो अब हम जानेंगे कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की कि विशेषण क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। तो लिख लेते हैं पहले विशेषण क्या किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहेंगे? उसको विशेषण कहेंगे। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको विशेष्य कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दे, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसको तो विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल से विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से हमें समझ आएगा कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। देखिए, परिभाषा को मैं मिटा देता हूं, इसकी जगह मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। आप लोग देखिए, उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं जैसे मैं लिखता हूं मोटा लड़का हंसता है। ठीक है, मोटा लड़का हंसता है, इसमें हमने विशेषण और विशेष्य छांटना है। ठीक है, विशेषण की परिभाषा क्या थी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो मुझे बताइए इसमें संज्ञा कौन है? संज्ञा हमारे पास लड़का है, जाहिर सी बात है। संज्ञा हमारे पास क्या है? ये हमारे पास संज्ञा है। तो
विशेषण क्या बोलता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, अर्थात इस लड़के की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, बहुत मोटा है। तो यहाँ पे ये जो मोटा है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास विशेषण है। ठीक है, विशेषण का पता लग गया। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो मोटा लड़का हंसता है, तो इसमें जो है लड़का हमारे पास संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, यानी कि लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, मोटा। वो कैसा है, मोटा। तो मोटा इसकी विशेषता है, तो ये मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो चलिए भाई, विशेषण तो हो गए, अब बात करते हैं विशेष्य की। मैंने क्या बोला, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है या किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा। तो मुझे बताइए इसमें विशेषण क्या होगा, मोटा लड़का हंसता है, अर्थात किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, मोटा कौन है, लड़का है। तो मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास विशेष्य हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है बस। विशेषण जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसको आप विशेष्य कहते हैं या कहा जाता है। तो ये था विशेषण और विशेष्य के संबंध में। अगर हम विशेषण के प्रकारों की बात करते हैं, देखो यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम विशेषण के प्रकारों की अगर बात करेंगे तो विशेषण के, वैसे तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। अगर आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है विशेषण के कितने प्रकार है, तो आप लोगों ने 4 प्रकार कर देने हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, और आप लोगों का होता है परिमाणवाचक होता है। उसी प्रकार जो 4 प्रकार होते हैं वो आप लोगों ने बता देने। अगर आप लोगों को अलग अलग करके पूछे कि स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार कितने हैं, अवस्था के आधार पर विशेषण के प्रकार कितने हैं, तब आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इनके प्रकार अलग अलग से हैं। तो सबसे पहले देखो विशेषण को अगर हम उनके प्रकारों की बात करते हैं तो देखो अलग। अगर सिंपल पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर या विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो आया जाएगा 4 प्रकार है। अगर अलग अलग करके पूछे कि स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार, तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार, तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर एक, दूसरा तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर, और इसी को अवस्था के आधार पर भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा है आप लोगों का प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके विशेषण के कितने प्रकार है, तो आप लोगों ने 4 प्रकार बताए हैं, क्योंकि वो प्रयोग के आधार पर जो 4 प्रकार हैं उन्हीं को क्या है, इनके माना जाता है। एग्जाम में पूछता है, अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो ये बताने हैं। अगर पॉइंट आउट करके पूछे कि तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार या अवस्था के आधार पर विशेषण के प्रकार, तो इसके 3 प्रकार हैं। अगर पूछे स्थान के आधार पर इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले चर्चा करते हैं स्थान के आधार पर कौन से हैं, तुलना के आधार पर कौन से हैं, फिर करते हैं प्रयोग के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर जो है विशेषण के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है आपके पास उद्देश्य विशेषण, और जो दूसरा है आपके पास वो है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, एक है आपके पास उद्देश्य विशेषण और दूसरा है आपके पास विधेय विशेषण। बात करते हैं सबसे पहले उद्देश्य विशेषण की, कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है। तो उद्देश्य विशेषण, जो विशेषण विशेष्य के बाद आए। देखिए मैंने आप लोगों को पहले क्लियर करवा दिया है विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो मैंने बोला जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए वो होगा आपका उद्देश्य विशेषण, जहां पर आपका विशेषण विशेष्य के बाद आए वहां पे होगा आपका विधेय विशेषण। एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जहां पर विशेषण विशेष्य से
विशेष्य से पहले आए वहां पर होगा आपका उद्देश्य विशेषण। उदाहरण ले लेता हूं मैं, जैसे गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य है आपके पास। तो मुझे बताइए इसके विशेषण क्या है। मैंने आप लोगों को बताया जो हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन है, दूध की विशेषता कौन है कि वो कैसा है, वो मीठा है। वो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषण क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाती है। किसकी विशेषता बताई जाती है, यहाँ पे दूध की विशेषता बताई जा रही है। तो दूध के है इसमें विशेष्य। तो परिभाषा क्या बोलती है, जहां पर विशेषण विशेष्य से पहले आए, यहां पे विशेष्य बाद में है, विशेषण पहले है। तो जहां पर विशेषण विशेष्य से पहले आए वहां पे होगा आपका उद्देश्य विशेषण। ठीक है, जहां पर विशेषण जो होगा वो विशेष्य से पहले आता है वहां पे होता आपका उद्देश्य विशेषण। अब बात करते हैं दूसरे विशेषण की, वो है विधेय विशेषण। चलिए दूसरे की बात करते हैं विधेय विशेषण की। विधेय विशेषण क्या बोलता है, जहां पर विशेषण विशेष्य के बाद आए। देखो जहां पर विशेषण विशेष्य के बाद आए, विशेष्य के बाद आए, मतलब क्या होगा, जो विशेषण शब्द होगा, जो विशेषता बताएगा वो हमारे विशेष्य के क्या आएगा, एकदम बाद में आएगा। इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, तो इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे वो लड़का होशियार है। देखिए जैसे एग्जांपल लेता हूं, वो लड़का होशियार है। अब देखो इधर तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि विशेषण क्या होता है। तो वाक्य में विशेषण कौन है, वाक्य में विशेषण होशियार है, ये विशेषता बता रहा है। ये हमारे पास क्या है, विशेषण है। ये हमारी विशेषता बता रहा है संज्ञा सर्वनाम की। संज्ञा है लड़का, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी, लड़के की। तो लड़का क्या है, विशेष्य है, ये विशेषण है। तो परिभाषा क्या बोलती है, जहां पर जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद आए। तो विशेष्य पहले आ रहा है और जो विशेषण है वो इसके बाद आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा, आपका विधेय विशेषण होगा। तो ये था स्थान के आधार पर दो प्रकार इसके, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। ये था उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। द्वारा मैं रिपीट कर देता हूं, जो आपका उद्देश्य विशेषण होगा उसमें विशेषण पहले लगेगा और विशेष्य बाद में लगेगा। और जो होगा आपका विधेय विशेषण, उसमें विशेष्य पहले होगा और विशेषण क्या होगा, उसके बाद होगा। तो ये था आपके स्थान के आधार पर विशेषण के दो प्रकार। अब हम तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार करने वाले हैं। तो देखिए तुलना के आधार पर जो विशेषण के हैं वो तीन प्रकार होते हैं, एक मूल अवस्था, एक उत्तरावस्था और तीसरा जो होता है वो होता है उत्तमावस्था। तो देखिए तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार, तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार। तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार, इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है कि जैसे विशेषण की अवस्थाएं। ठीक है, ऐसा भी पूछा था कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ऐसे भी पूछा। तो लिख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। बात दोनों एक ही है, तुलना के आधार पर विशेषण के प्रकार या विशेषण की अवस्थाएं दोनों एक ही बात है। तो इनके तीन प्रकार होते हैं, तुलना के आधार पर या विशेषण की अवस्थाएं जो होती हैं वो तीन होती हैं। एक होती है मूल अवस्था और दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी जो होती है वो होती है उत्तमावस्था। तीन विशेष
अवस्थाएं होती हैं इनकी, पहली मूल अवस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी जो होती है वो होती है उत्तमावस्था। बात करते हैं सबसे पहले मूल अवस्था क्या होती है, फिर करते हैं उत्तरावस्था क्या होती है, फिर करते हैं उत्तमावस्था क्या होती है। तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूल अवस्था के बारे में। पहला है मूलावस्था। मूलावस्था क्या होती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे सिंपल तरीके से कहूं, जहां पे कोई भी तुलना किसी के साथ नहीं की जाती, अगर परिभाषा के आधार पर चलें तो जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है, लिख लेते हैं जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है। तो जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है तो वहां पे आपका मूल अवस्था होता है। अगर इस समझ ना आए तो एक चीज और है, इससे भी आप लोग इसको समझ सकते हो कि जहां पर कोई तुलना नहीं होती, ठीक है, ऐसे करो जहां पर किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, एक ही बात है, किसी चीज के साथ तुलना नहीं की जाती, तुलना नहीं की जाती, मतलब वाक्य सिंपल होगा, किसी चीज की तुलना किसी चीज के साथ नहीं की जाती, किसी व्यक्ति की तुलना या व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं की जाती, तो वो मूल अवस्था कहलाएगी। एग्जांपल देकर समझाता हूं, देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए वाक्य कैसा है, राम बहुत अच्छा लड़का है, साधारण वाक्य है। इसमें क्या है, जो आप लोगों की परिभाषा क्या बोली है, जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। विशेषण क्या है, अच्छा अपनी मूल अवस्था में ही रह रहा है, कोई भी इसमें तुलना किसी के साथ नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे ये जो अच्छा होगा ये इसकी मूल अवस्था कहलाएगी, ठीक है। जहां पर किसी चीज की तुलना किसी के साथ नहीं की जाएगी, अगर इतना भी याद रखोगे तो भी काम चल पड़ेगा, क्योंकि मूल अवस्था में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ नहीं की जाती है, तो वहां पे आपकी विशेषण की मूल अवस्था होती है। तो ये थी आप लोगों की मूल अवस्था। दूसरी बात करते हैं उत्तरावस्था की। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो है विशेषण की उत्तरावस्था। देखो मूल अवस्था मैंने करवाई जहां पे किसी चीज की तुलना किसी के साथ नहीं की जाती, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अलग है। उत्तरावस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है। देखो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है। तो उत्तरावस्था में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी चीज, वस्तु या व्यक्ति के साथ की जाती है। बस उत्तरावस्था में बस ध्यान से इतना रखना है, यहाँ पे जो तुलना की गई होगी वो सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ की गई होगी। सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की सिर्फ दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ की गई होगी, मतलब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ की गई होगी, दो से अधिक के साथ नहीं की गई होगी। इस चीज को ध्यान रखो। एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलिए जैसे राजू काकू से अधिक होशियार है। देखिए राजू काकू से अधिक होशियार है। मैंने बोला
जो उत्तरावस्था होती है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाएगी। यहाँ पे जो है एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाएगी। देखो राजू की तुलना किसके साथ की जा रही है? काकू से की जा रही है कि वह उससे क्या है? अधिक होशियार है। तो अधिक होशियार है, यहाँ पे जो भाई ये है इसकी उत्तरावस्था। बस ध्यान से ये रखना है, जैसे पहले भी बताया मैंने कि इसमें जो तुलना की गई होगी वो सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु के साथ की गई होगी। ठीक है, सिर्फ एक के साथ की गई होगी, एक से ज्यादा के साथ नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे राजू काकू से अधिक होशियार है, तो यहाँ पे ये होशियार है, ये आएगी आपकी विशेषण की उत्तरावस्था। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं रीता गीता से अच्छा गाती है। तो इस वाक्य में भी तुलना का बोध हो रहा है, रीता गीता से अच्छा गाती है। यहाँ पे रीता की तुलना किसके साथ की जा रही है? गीता के साथ की जा रही है कि वो कैसी है? वो उससे अच्छा गाती है। तो यहाँ पे ये जो अच्छा है ये क्या है? उत्तरावस्था है। पीछे हमने जो मूल अवस्था पढ़ा उसमें कोई भी तुलना नहीं होती थी, हमने बोला राम एक अच्छा लड़का है, सिंपल वाक्य है, इसमें जो है कोई भी तुलना किसी के साथ नहीं की जा रही। लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ होती है, तो वहां पे उत्तरावस्था होती है। तो यहाँ पे रीता की तुलना गीता से हो रही है कि वो उससे अच्छा गाती है, तो यहाँ पे ये जो अच्छा होगा ये क्या है? उत्तरावस्था है। और उत्तरावस्था में आप लोग एक चीज ध्यान दो कि उसमें किसी किसी शब्दों के अंत में तर शब्दांश का प्रयोग किया जाता है। तर का देखो कभी कभी पेपर में आता है, सिंपल ऐसे आ सकता है, जैसे मैं बोलता हूं लघुतर, ऐसा एक शब्द दिया होगा। लघुतर में विशेषण की कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था है या उत्तरावस्था है या इसमें आपकी तीसरी उत्तम अवस्था है? ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिन शब्दों के अंत में तर लगा होता है, शब्द के अंत में तर लगा होता है, तो वो आपका उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे उच्चतर हो गया, लघुतर हो गया, निम्नतर हो गया, इस प्रकार के जो शब्द जिनके अंत में तर शब्दांश जुड़ा हुआ होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आपकी उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है। ये था दूसरा। तीसरे की बात करते हैं, वो है आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था और उत्तरावस्था वो है जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के साथ की जाए, वहां पे आपकी उत्तरावस्था होगी। तो देखिए जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या नहीं हो सकता, सिर्फ दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के साथ, व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए। साधारण सा है, जहां पर जो तुलना है किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ की जाए, वहां पे आपकी क्या होगी? उत्तरावस्था होगी। पहले में देखा जहां पर तुलना नहीं होती है, दूसरे में देखा जहां पर किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज के साथ होती है, सिर्फ है ना। और तीसरा जब हम देखते हैं जहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना बहुत सारे लोगों के साथ हो, वहां पे आपकी उत्तरावस्था होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए जैसे देता हूं, जैसे मोहन सबसे अच्छा खेलता है। वाक्य सिंपल है, मोहन सबसे अच्छा खेलता है। यहां पे मोहन की जो तुलना की जा रही है वो सब लोगों से की जा रही है, जितने भी हैं सबसे की जा रही है कि मोहन क्या है? वो सबसे अच्छा खेलता है। तो यहाँ पे ये जो अच्छा होगा ये कौन सी है? विशेषण की तीसरी अवस्था है। कौन सी? उत्तम अवस्था। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूं मीना सबसे सुंदर है। मैं बोलता हूं मीना सबसे सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीना की जो तुलना की जा रही है वो सभी के साथ की जा रही है, ना कि सिर्फ एक के साथ की जा रही है। अगर एक के साथ की जाती तो वो उत्तरावस्था होती। यहाँ पे मीना की जो तुलना है वो सभी के साथ की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे ये जो सुंदर है
ये विशेषण की तीसरी अवस्था मतलब उत्तमावस्था होगी। कभी कभी जैसे मैंने उत्तरावस्था में आप लोगों को करवाया, उसके शब्दों के अंत में तर शब्द लगता है, और जो आपकी उत्तमावस्था है इसमें शब्दों के अंत में तम शब्दांश का प्रयोग किया जाता है। तम शब्दांश का, जैसे लघुतम उसमें था, इसमें लघुतम हो जाएगा, इसमें लघुतम हो जाएगा। निमन का निमंतर निमंतम हो जाएगा, तम लग जाता है इस शब्द में। तम इधर भी देख सकते हैं आप लोग, तम उसमें तर था, इसमें तम है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था साधारण वाक्य होगा, कोई तुलना नहीं की होगी। उत्तरावस्था किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की गई होगी। उत्तमावस्था किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना बहुत सारों के साथ की गई होगी, तो वहां पे कौन होगा? उत्तमावस्था होगा। मैं कुछ एक शब्द आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूं। जैसे मूल अवस्था में कैसे शब्द हो सकते हैं, उत्तरावस्था में कैसे शब्द होते हैं, और आपकी उत्तमावस्था में कैसे शब्द हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे मूल अवस्था में हो सकते हैं लघु, लघुतर, लघुतम। देखिए सिंपल, लघु मूल अवस्था, लघुतर उत्तरावस्था, और लघुतम उत्तम अवस्था। सिंपल है। उसी प्रकार से निमन, निमंतर, निमंतम, ये है आप लोगों का इसको पहचानने का आसान तरीका। ठीक है, बाकी पहले में जो है साधारण होगा, दूसरे में किसी एक चीज की तुलना दूसरे के साथ की जाएगी, और लघुतम में बहुत सारों के साथ की जाएगी। इसमें तर शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसमें तम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे जो शब्द है वो मूल रूप में वैसा का वैसा रहेगा। तो ये थे आप लोगों की तीन प्रकार, तुलना के आधार पर। उसके बाद प्रयोग के आधार पर जो है वो आपके वाक्य के प्रयोग के आधार पर विशेषण के जो होते हैं वो चार प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार प्रकार होते हैं। उससे पहले एक प्रयोग बच जाता है आप लोगों का, उसको उसमें कौन नहीं किया, वो है प्रविशेषण। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्न इस वाक्य में प्रविशेषण छांटिए। प्रविशेषण क्या होता है? तो प्रविशेषण देखिए, प्रविशेषण क्या होता है? साधारण सा चीज है। प्रविशेषण वो होता है जो किसी, यानी कि जो विशेषण की ही विशेषता होता है। सिंपल तरीके से बता देता हूं, जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बता देता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। देखिए जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण के बारे में हमने पढ़ा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो तो विशेषण है। जो विशेषण की ही विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे एक देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा प्रविशेषण का। जैसे मैं बोलता हूं वह बहुत मोटा है। ठीक है, इसमें जो है सर्वनाम है वह, यानी कि उसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है? मोटा है। मोटा क्या है? इसमें विशेषण है। ठीक है, और इसी विशेषण की विशेषता कौन सा बता रहा है कि वो कितना मोटा है? वो बहुत मोटा है। तो ये क्या आ जाएगा? इसमें प्रविशेषण आ जाएगा। प्रविशेषण, प्रविशेषण मतलब जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहा जाता है। देखिए एक एग्जांपल और ले सकता हूं, जैसे बहुत राहुल बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे कर लेते हैं, राहुल बहुत तेज दौड़ता है। राहुल संज्ञा है, क्रिया क्या कर रहा है? वो दौड़ने की। कैसा दौड़ता है? तेज। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पे तेज बता रहा है। तेज इसमें क्या है? विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण की ही विशेषता कौन बता रहा है कि वो कितना तेज दौड़ता है, या विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत शब्द यहाँ पे जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो बहुत है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। तो इसको प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं,
और जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो ये आपका प्रविशेषण भी हो गया। आपके अवस्थाएं भी होगी 3, लघुतर, मूल अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, और आपके 2 स्थान भी हमने कर लिए, उद्देश्य और विधेय उसमें हमने कर लिए हैं। उसके पश्चात तीसरा अवस्था आप लोगों का प्रयोग के आधार पर जो है जो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगर इसे बता देता हूं, अगर कभी पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं तो आप लोगों ने सिर्फ 4 प्रकार करने हैं। अगर ये आधार पर पूछा जाए कि स्थान के आधार पर, अगर पूछे जाए आपके अवस्था के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार हैं, तब आप लोगों ने 3 कर देने हैं। अगर सिंपल पूछा जाए कि विशेषण के कितने प्रकार हैं तो आप लोगों ने विशेषण के 4 प्रकार करने हैं। अब जो हम करेंगे विशेषण के तीसरा यानी कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करिए। थैंक यू।